नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की कहानी में गहरा उतरेंगे। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और राजनीति का कह सकते हैं बिल्कुल केंद्र बिंदु है। सोचिए, हजारों सालों से इस जमीन को भारत का दिल माना गया है। ये वो धरती है जो देवताओं की, महाकाव्यों की और क्रांतिकारियों की जन्मभूमि रही है। ये वही पावन धरती है जहां श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुषों के कदम पड़े और जहां रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया। और जब बात आती है सियासत की, तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री यहीं से तो मिले हैं। तभी तो ये कहावत मशहूर है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता इसी राज्य से होकर गुजरता है। तो आखिर ये जमीन भारत का राजनीतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दिल बनी कैसे? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए उत्तर प्रदेश के 4000 साल के लंबे और शानदार सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि इसने भारत की किस्मत को कैसे गढ़ा। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत बहुत पहले, प्राचीन काल में, जब इस इलाके को ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था। मतलब ऋषियों की भूमि, जहां वेदों के सबसे अहम ग्रंथों की रचना हुई। वैसे तो यहाँ से जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं वो हमें 10,000 साल पहले तक ले जाते हैं, लेकिन जो लिखी हुई कहानी है ना, वो शुरू होती है वैदिक युग से, जब गंगा के मैदानों में सभ्यता बसनी शुरू हुई और फिर यहाँ बड़े बड़े शक्तिशाली महाजनपद उभरे। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन भारत के जो 16 महान राज्य थे, जिन्हें महाजनपद कहते हैं, उनमें से 8, जी हाँ, पूरे 8 आज के उत्तर प्रदेश की जमीन पर थे। इनमें कुरु, पांचाल, काशी और कोशल जैसे शक्तिशाली राज्य भी शामिल थे, जो उस दौर की राजनीति और संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र थे। यही नहीं, ये धरती बौद्ध धर्म का पालना भी बनी। यही सारनाथ में ज्ञान पाने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। यहीं से धर्म का वो पहिया घूमा जिसने पूरी दुनिया में एक नए दर्शन की शुरुआत की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इलाका एक के बाद एक बड़े बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों का पावर सेंटर बन गया। देखिए, सदियों तक इस पूरे क्षेत्र पर एक के बाद एक ताकतवर राजवंशों का राज रहा। मौर्य आए, फिर कुषाण, फिर गुप्त साम्राज्य और उसके बाद महान शासक हर्षवर्धन का दौर आया। खास तौर पर कुषाण काल की बात करें तो वो मथुरा कला शैली के विकास के लिए मशहूर हुआ। ये कला के लिए एक सुनहरा दौर था, मतलब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन अपने पीक पर था। और फिर कुषाणों के बाद आया गुप्त साम्राज्य का दौर, जिसे भारतीय इतिहास में क्लासिकल हिंदू आर्ट और कल्चर का गोल्डन एज माना जाता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, मध्यकाल में, जब यहाँ मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई और इसी के साथ एक बिल्कुल अनोखे कल्चरल फ्यूजन, मतलब एक मिलीजुली संस्कृति की नींव रखी गई। और यहीं से जन्म हुआ उस खूबसूरत तहजीब का जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। ये हिंदू और इस्लामी परंपराओं का एक ऐसा संगम है जो आज भी इस पूरे इलाके की पहचान है। लगभग 600 सालों तक पहले अलग अलग सल्तनतों ने और फिर ताकतवर मुगलों ने इस जमीन पर हुकूमत की। और मुगलों ने तो यहाँ की संस्कृति और वास्तुकला को, मतलब आर्किटेक्चर को, एक नई ही बुलंदी पर पहुंचा दिया। मुगलों की जो विरासत है वो तो आज भी यहाँ की इमारतों में सांस लेती है, चाहे आगरा का ताजमहल हो या फतेहपुर सीकरी का वो पूरा का पूरा शाही शहर। ये स्मारक उस दौर की कलाकारी की बेमिसाल कहानी कहते हैं। फिर मुगलों का दौर ढलने लगा और अंग्रेज आ गए। यहीं से आधुनिक उत्तर प्रदेश की कहानी शुरू होती है और ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मैदान बन गया। और ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति की जो चिंगारी थी, वो यहीं मेरठ शहर से भड़की थी। इसके बाद तो अगले 150 सालों में इस इलाके का नक्शा ही बदल गया। पहले 1857 का विद्रोह हुआ, फिर 1902 में अंग्रेजों ने इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम दिया। 1950 में आज़ाद भारत ने इसे उत्तर प्रदेश कहा और फिर साल 2000 में इसी में से उत्तराखंड राज्य बना। आज़ादी की लड़ाई के वक्त तो ये प्रांत राष्ट्रवाद का एक मजबूत किला था। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, एक से बढ़कर एक बड़े नेता यहीं से निकले जिन्होंने नए भारत की शक्ल तय की। इस मिट्टी से जो लगाव था वो सिर्फ आज़ादी के मतवालों का ही नहीं था। सदियों पहले सम्राट अकबर जैसे शासक भी इसकी अहमियत समझते थे और इसे अपने विशाल साम्राज्य की जान मानते थे।
तो इसकी हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक विरासत से लेकर इसकी दमदार राजनीतिक पहचान तक उत्तर प्रदेश हमेशा से ताकत और असर का केंद्र रहा है और आज भी ये भारत की तकदीर लिखने में एक अहम किरदार निभा रहा है। सोचिए, इसका इतिहास तो एक गहरे समंदर जैसा है। न जाने इस धरती की और कितनी ही जबरदस्त कहानियां होंगी जो अब तक दुनिया के सामने आई ही नहीं हैं।